नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। हमने अब तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो को देखा और एरिस्टोटल को हम पढ़ रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है एरिस्टोटल की, जिसमें हमने देखा कि अरस्तु का जीवन कैसा रहा, किन घटनाओं ने अरस्तु के विचारों को प्रभावित किया और कैसे उनके विचार प्लेटो से भिन्न हैं। कैसे वो फिर प्लेटो के विचारों की, प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना भी करते हैं। हमने कल उनके शासन प्रणाली के वर्गीकरण के बारे में जाना। आज हम उनके राज्य के उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, नागरिकता के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, परिवार, स्त्री, संपत्ति और दास के बारे में उनके क्या विचार हैं उनको जानेंगे, क्रांति के बारे में जानेंगे और न्याय संबंधित विचारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा यूपीटीजीटी सोशल साइंस का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस का आप खरीद सकते हैं। ये यूजीसी नेट फाउंडेशन बैच, ये पॉलिटिकल साइंस का। तो हम शुरू करते हैं। राज्य का स्वरूप और उत्पत्ति। इससे पहले हम क्लास शुरू करें, आप वीडियो पॉज करके दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ये कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपका जीवन का एंड गोल क्या है, एक अंतिम लक्ष्य क्या है कि हाँ ये मुझे अचीव हो जाए, उसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या वो नौकरी है, फिर नौकरी मिल जाने से कुछ और चीज़ की प्राप्ति हमें हो जाती है, क्या पैसा है या फिर कुछ और है। आप विचार कीजिए। दूसरा, हम अभी राज्य में रहते हैं। अगर ऐसा किया जाए कि आपको जंगल में रहने के लिए बोल दिया जाए, तो राज्य और जंगल की तुलना में कौन सा ज़्यादा सुविधाजनक होगा और असुविधाजनक होगा, इस बारे में भी आप विचार कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राज्य का स्वरूप और उत्पत्ति। राज्य का स्वरूप और उत्पत्ति। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। इसका मतलब ये है कि राज्य में रहना मनुष्य की आवश्यकता भी है। बिना राज्य के मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। और दूसरा है स्वाभाविक, कि वो स्वभाव से, उसका स्वभाव ही है राज्य में रहने का। ऐसा नहीं हो सकता, अरस्तु के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि वो राज्य के बिना रह ले, राज्य के बिना एक कंप्लीट जीवन, एक कंप्लीट लाइफ को वहन कर ले, जी सके। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अरस्तु कहते हैं कि अगर केवल एक अकेले मनुष्य को लिया जाए तो उसका जीवन अपूर्ण है। उसका जीवन क्या है? अपूर्ण है। वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर सकता। और ठीक है, उसकी सांसें चल रही है, लेकिन वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा अकेला। उसको किसकी आवश्यकता होगी? उसको मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री की आवश्यकता होगी, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होगी। इनके योग से मानव आगे बढ़ेगा। और सेवा के लिए किसकी आवश्यकता होगी? दास की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार अरस्तु कहते हैं कि ये तीनों मिलकर, पुरुष और स्त्री मिलकर और दास इनकी सेवा करेगा, ये तीनों मिलकर घर परिवार बनाते हैं, जो कि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और इस प्रकार से घर परिवार का जो संस्था है वो एक स्वाभाविक है। मानव का स्वभाव ही है अपना परिवार बनाना। जैसे अगर बोले कि लड़का लड़की की तरफ आकर्षित क्यों होता है, तो क्या उत्तर आता है कि ये तो स्वाभाविक है। लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, तो स्वाभाविक है। और इनका ये आकर्षण मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भी है। तो इस प्रकार से घर परिवार की संस्था स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है, जहां पर हमें पुरुष और स्त्री देखने को मिलते हैं और इन दोनों की सेवा के लिए हमें दास देखने को मिलता है। आगे अरस्तु कहते हैं कि अब यह परिवार बड़ा होगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बच्चे बड़े होंगे, इस प्रकार से परिवार फैलता चला जाएगा और आगे जाकर परिवार में से परिवार निकल जाएगा और बड़ा परिवार हो जाएगा। काफी सारे परिवार मिलकर एक बड़ा ग्राम बन जाएगा और काफी सारे ग्राम मिलकर एक राज्य या फिर नगर में तब्दील हो जाएंगे। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया बढ़ रही है, वैसे वैसे परिवार की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। परिवार को औषधि भी चाहिए,
परिवार को अन्य जरूरत पूरी करने के लिए भी अन्य साधन चाहिए, तो उसके परिवार में पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो गांव बना लेगा। फिर वो चीज़ें गांव में पूरी नहीं हो पाएंगी, तो राज्य ऐसे अस्तित्व में आ जाएगा। और यहाँ पर आकर, राज्य में आकर, ये जो सामाजिक संगठन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। और क्यों पूरी हो जाएगी? क्योंकि राज्य की स्थिति में मनुष्य समुदाय आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है, क्या जब मनुष्य अकेला था क्या वो आत्मनिर्भर था? क्या वो अपने औषधि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहा था? क्या वो आसानी से खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहा था? क्या वो कपड़ों का जुगाड़ कर पा रहा था? शिक्षा का जुगाड़ कर पा रहा था? नहीं, किसी भी चीज का उसके द्वारा जुगाड़ नहीं किया जा पा रहा था। फिर वो परिवार में आया, जहाँ पर उसकी दैनिक जो ज़रूरतें थी, खाने की, परिवार, उसकी इमोशनल नीड्स में सब पूरी होने लगी। आगे परिवार बढ़ता चला गया। फिर बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षाओं के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो ऐसे परिवार भी छोटा पड़ता चला गया, ग्राम भी। और ऐसे फिर राज्य में आकर ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। तो इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि राज्य में आकर ही एक मनुष्य, और जो मनुष्य समुदाय समुदाय है वो आत्मनिर्भर हो पा रहा है। अब उसको किसी के बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर के किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब राज्य में, एक कंप्लीट राज्य में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, एजुकेशन भी है, सिक्योरिटी भी है, और खेलने की सुविधा भी है, खाने पीने की सुविधा भी है, सभी प्रकार की सुविधा भी है। तो ऐसे में उसे राज्य से बाहर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, तो काफ़ी लोग आप में से बोल सकते हैं कि राज्य की आवश्यकता क्यों है? अगर हम भारत में पहले समय की बात करें, तो एक गांव ही संपूर्ण होता था। गांव से बाहर जाने की किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। चलो गांव से बाहर चला गया दूसरे गांव में, दूसरे गांव से शहर में चला गया, इसी में ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था। और ऐसा मुश्किल ही होता था। आप अपने दादा से पूछेगा, नाना से पूछेगा, दादा दादी से पूछेगा, वे बताएंगे कि पहले समय में हम तो एक गांव से दूसरे गांव चले गए, शहर में चले गए, ये देश विदेश घूमना, दूसरे राज्यों में जाना तो कभी संभव था ही नहीं, और कभी ऐसा सोचा भी नहीं जाता था, ना ही कभी आवश्यकता होती थी। क्योंकि सारे, लोहार गांव में होता था, वैद्य गांव में होता था, मोची गांव में होता था, किसान गांव में होता था, लोहार, सब व्यक्ति गांव में होते थे। ये सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरे करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब आप बोलेंगे फिर राज्य तो यहाँ पर आवश्यक नहीं लगा, लेकिन राज्य आवश्यक है। कैसे है? यहाँ पर काफ़ी सारे गांव हैं जो आप अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक राज्य, एक राजधानी होगी जहाँ पर एक राजा बैठा होगा, जहाँ पर शासन प्रणाली बैठी होगी, जो सभी की बाहर से सुरक्षा कर रही होगी कि बाहर से कोई इन पर आक्रमण ना कर दे। लेकिन अगर आप आज के कंटेक्स्ट में बात करें कि आज तो देखो कितने सारे जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, वो अब सब जुड़ चुके हैं, अब इंटरनेशनल ऑर्डर आ चुका है। तो ठीक है, ये इस समय की बात है, लेकिन हम बात किस समय कर रहे हैं? अरस्तु के समय की, जब अरस्तु का जन्म हुआ था और अरस्तु का जीवन काल चल रहा था, उस समय की बात है। उस समय तो एक राज्य, एक नगर राज्य ही सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं, कोई बड़े बड़े राज्य नहीं, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। और ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि जो यात्रा, जो प्रक्रिया जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए शुरू हुई थी, अपने दैनिक, अपने भावनात्मक, अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी, वो यात्रा राज्य के निर्माण पर आकर रुक जाती है। और राज्य का निर्माण एक सद्जीवन का आधार बनता है। एक सद्जीवन का आधार बनता है। जैसे परिवार स्वाभाविक है, उसी प्रकार से राज्य भी स्वाभाविक ही है।
इस प्रकार की बात हमें अरस्तु करते पाए जाते हैं। वो कहता है कि मनुष्य जब अकेला था तो ठीक है, उसकी सांसें चल रही थी, वो जी रहा था, उसको खाना भी मिल जा रहा था संघर्ष करके, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ नहीं थी। अच्छी लाइफ कब होगी? जब उसकी शारीरिक, भावनात्मक, ये सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो कंफर्टेबली जी पाएगा, अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएगा, तब जाकर उसको एक बेहतर जीवन मिलेगा। तो वो जीवन उसे कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ जीवन राज्य में ही मिलेगा। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु एक बात कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। द स्टेट इज प्रायर टू द मैन। आप ये सोचेंगे कि कैसे प्रायर हो सकता है, कैसे राज्य पहले आ सकता है मनुष्य से? मतलब ऐसा ही तो हुआ होगा कि मनुष्य ने मिलकर एक संस्था बनाई होगी, फिर एक संस्था, बड़ी संस्था बन गई होगी, फिर राज्य अस्तित्व में आया होगा। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं अरस्तु कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? तो ये हिस्टोरिकली नहीं, अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें तो ऐतिहासिक रूप में नहीं बात कर रहे हैं सुकरात, ये अरस्तु, ये लॉजिकली बात कर रहे हैं। लॉजिकली कैसे? अरस्तु कहते हैं कि जब मनुष्य अकेला था तो उसका जीवन अपूर्ण था। वो अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, वो अपने जीवन को सद्जीवन के मार्ग पर नहीं ले जा पा रहा था। न अपने शारीरिक, न भावनात्मक, न उसके पास परिवार था, वो किसी भी रूप में पूर्ण नहीं था। लेकिन जब वो राज्य के अंतर्गत आया, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। अगर वो बीमार होता है तो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है, हॉस्पिटल्स हैं, उसको शिक्षा चाहिए तो वहाँ पर स्कूल्स हैं, उसे शरीर की सुरक्षा करनी है, आत्म सुरक्षा करनी है, आत्मरक्षा करनी है, तो उसके लिए वहाँ पर मिलिट्री है। सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है राज्य में, तो राज्य में आकर उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। और आगे अरस्तु कहते हैं कि पूर्णता का विचार जो है अंग से पहले आता है। पूर्णता का विचार अंश से पहले आता है। जब हम किसी कमल के बीज को देखते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि ठीक है ये बीज है, हम हमारे अंदर ये विचार आता है कि हाँ, ये आगे जाकर कमल का फूल बनेगा। जब हम हाथ या पैरों की बात करते हैं तो हमें शरीर का विचार आता है। हम जब सींग की बात करते हैं तो सींग वाले जानवर का विचार आता है। इस प्रकार की बातें अरस्तु कहते हैं कि संपूर्णता का विचार अंग से पहले आता है। और अकेला मनुष्य जो था अपूर्ण था, उसका जीवन अपूर्ण था। उसकी यात्रा राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्ण होती है। राज्य के अस्तित्व में आने से ही उसकी यात्रा पूर्ण होती है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। मनुष्य में सद्जीवन की इच्छा स्वाभाविक है। जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, तो ठीक है, आप अच्छी नौकरी लेना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका परिवार अच्छा हो, आपकी जिससे शादी हो वो अच्छा व्यक्ति हो या फिर अच्छी स्त्री हो। पर इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यही होगा कि जो आपका जीवन है, जिसमें आप बस सांस ले रहे हो और खा रहे हो, वो एक बेहतर जीवन बन जाए, एक गुड लाइफ बन जाए। इसी की आस में, इसी की आशा में सभी लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, सुंदर स्त्री पाना चाहते हैं। क्यों? जिससे उनकी लाइफ जो है बेहतर बन सके। तो मनुष्य जो भी प्रपंच करता है वो किस लिए करता है? जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो सके। आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर कि आप नौकरी जो पाना चाहते हो, कुछ भी बड़े बड़े शहरों में आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, कुछ अच्छा खाना चाहते हो, क्यों? जिससे आपको अच्छी अनुभूति हो और आपको अच्छे जीवन का एहसास हो। तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि बेहतर जीवन की, एक अच्छे जीवन की आस करना, इच्छा करना मानव के लिए स्वाभाविक है। और इस इच्छा की पूर्ति का एक ही मात्र उपाय है, वह है राज्य। राज्य में आ जाना, क्योंकि राज्य मनुष्य को आत्मनिर्भर बना देता है। राज्य के बाहर उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए अरस्तु कहते भी हैं, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल।
और आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वो पशु है या तो वो महामानव है। अब पशु क्यों है? क्योंकि उसको सदजीवन चाहिए ही नहीं, उसको परिवार चाहिए ही नहीं, उसको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में पशु है वो। और महामानव जो इन सब चीज़ों से परे जा चुका है, जैसे हम संतों की बात करते जो राज्य में नहीं रहते। अब काफ़ी आप में से लोग ये सोच रहे हो कि मैं तो घर में अकेला, रूम पर अकेला रहता हूँ या फिर मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो मैं समाज में नहीं रहता। नहीं, समाज में नहीं रहने का मतलब ये नहीं है। समाज या राज्य में ना रहने का मतलब ये है कि आपकी सुरक्षा, आप आपके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कोई नहीं करेगा। आप जंगल में रहोगे जहाँ पर आपको हर समय किसी अन्य खूंखार जानवर द्वारा खाए जाने का डर सताया रहेगा। आपके आगे हमेशा ये चिंता रहेगी कि दूसरे समय का खाने का प्रबंध किस प्रकार से किया जाए। तो इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मैन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी, कि राज्य में आकर ही उसका जीवन पूर्ण हो पा रहा है। अब इसके लिए तर्क क्या कह देते हैं? कहते हैं मनुष्य की यात्रा शुरू होती है, वो परिवार बनाता है, परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो ग्राम बन जाता है, और ग्राम के आगे राज्य आता है। राज्य के आगे की कल्पना नहीं है, तो राज्य ही अंतिम है, इसलिए वो राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य जब अकेला था या परिवार में था, फिर ग्राम ग्राम में था, तो उसका जीवन सीमित ही सदजीवन था, सारे एस्पेक्ट्स उसके लिए खुले हुए नहीं थे। लेकिन जब राज्य में आया तो उसका सदजीवन संपूर्ण सदजीवन हो गया। उस मनुष्य अकेला आत्मनिर्भर नहीं था, परिवार में भी आत्मनिर्भर नहीं था, ग्राम में भी नहीं, लेकिन राज्य में आकर वो आत्मनिर्भर हो गया। अभी आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि उसकी सारी आवश्यकताएं राज्य में ही पूरी हो जा रही हैं। राज्य में अलग अलग प्रकार के समूह रहते हैं, वो सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, और राज्य के बाहर जाने की उनको जरूरत ही नहीं है। आगे अब अरस्तु की ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। हमने पिछली क्लास में जाना था कि अरस्तु के पिता जो कि राजवैद्य थे, और वहीं से एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं अरस्तु, और जीव वैज्ञानिक, आयुर्वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है, राज्य का आंगिक सिद्धांत। अरस्तु कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति में कुछ ऐसा संबंध होता है जैसे शरीर और उसके अंगों में। जैसे एक शरीर के पास काफी सारे अंग होते हैं, सबके अपने अपने अलग कार्य होते हैं, सबके अपनी अपनी अलग योग्यता होती है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और ये सब मनुष्य जब अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते हैं, सभी अपनी योग्यता अनुसार जब कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं, और अपने अधिकार सुरक्षित कर पाते हैं, और एक नैतिक जीवन की तरफ, एक सद जीवन की तरफ अग्रसित होते हैं। तो ये है एरिस्टोटल की ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। वो एक राज्य को एक शरीर के रूप में देखते हैं, जहां पर सभी मनुष्य अंग की प्रकार हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के तरह हैं, और अपने अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। राज्य मनुष्यों से मिलकर ही बना है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। आगे अरस्तु कहते हैं कि विधि का शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मनुष्य जो बोले वही कानून बन जाए, विधि का शासन ज़्यादा बेहतर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अरस्तु दो प्रकार की व्यवस्थाओं में अंतर बताते हैं। पहला क्या, कि सरकार जब कानून के अनुसार काम करे तो उसे कानून का शासन कहेंगे, रूल ऑफ लॉ कहेंगे, जो कि अरस्तु की नज़रों में बेहतर है। दूसरा क्या है, जहाँ पर सरकार कानून के अनुसार काम ना करे, जहाँ पर शासक
का आदेश ही कानून हो। जैसे माहिष्मति में शिवगामी कहती है कि मेरा वचन ही है शासक, पूर्ण सत्तावादी। तो ऐसे में कानून नहीं होता, जो आदेश दिए जाते हैं वही कानून बन जाते हैं। और ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि क्यों ठीक नहीं है। तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि देखिए, राजतंत्र में क्या है, एक व्यक्ति रूल करता है जहां पर वो राज्य के हित में शासन करता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उस व्यक्ति में स्वार्थ की भावना आ जाती है। वो राज्य के हित को पीछे रखकर अपने स्वार्थ को पूरा करने लगता है, जन सामान्य को भूल जाता है, राज्य को भूल जाता है, और ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी करने लगता है जिनमें, जो कि तर्क शून्य होती हैं, जिनका कोई मतलब होता नहीं है, कोई रिलेवेंस, कोई तर्क नहीं होता, आर्बिट्रेरी होती हैं। आदेश ऐसे देने लगता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में वो शासन प्रणाली अत्याचारी तंत्र बन जाती है, टायरनी बन जाती है। तो अब पूछा गया अरस्तु से कि फिर तो एक व्यक्ति का शासन बेकार होगा, फिर तो हमें हमेशा ही कानून के अंडर में रहकर काम करना चाहिए। तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि देखिए, मूलतः जो एक व्यक्ति का शासन है वो बेकार नहीं है, मूलतः बेकार नहीं है। हम जैसे दार्शनिक राजा की बात कर लें, दार्शनिक की बात कर लें, तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, इसके आगे कानून की आवश्यकता नहीं है, उल्टा कानून इसको बाधित करेगा। ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि मूलतः एक व्यक्ति का राज बेकार नहीं है, लेकिन समय अनुसार उसमें विकृतियां आ जाती हैं। और अगर हम बात करें दार्शनिक राजा की, तो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए फिर तो कानून की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन सामान्य जीवन में, यथार्थ जीवन में ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है। यथार्थ जीवन में हमें सामान्य मनुष्य ही मिलते हैं जो कि स्वार्थी होते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, पक्षपात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भावावेग, इमोशनल होते हैं। और इन सभी कारणों के चलते, स्वार्थीपने के चलते, पक्षपात करने के चलते, भावावेग होने के चलते, वो हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता। उसके निर्णयों में काफी त्रुटि आ सकती है। वो अपना पराया देखेगा, अपना हित, दूसरों का हित देखेगा, अपना हित सबसे पहले देखेगा, वो भावनाओं में बह सकता है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि मनुष्य के द्वारा शासन ना चलाया जाए, विधि द्वारा शासन को चलाया जाए। आगे हम अरस्तु के नागरिकता संबंधित विचारों को देख लेते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, राज्य में रहने वाला हर एक निवासी नागरिक नहीं होता। राज्य में स्त्री भी होती है, दास भी होते हैं, अन्य देशी भी होते हैं, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, फॉरेनर्स कहते हैं, लेकिन इनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आगे अरस्तु कहते हैं कि राज्य में रहने मात्र से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता। नागरिक कहलाने के लिए उसको कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। वो कहता है कि स्त्री, दास और अन्य देशी, इन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? वो कहते हैं स्त्री जो होती है वो, अब ये अरस्तु के विचार हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं स्त्री जो है पुरुष से हीन है, उसको तो केवल चार दीवारी में रहना चाहिए, उसे घर के काम करने चाहिए, वो घरेलू कामों के लिए बनी है, सामाजिक कार्यों के लिए नहीं बनी है। अगर समाज में आती है तो उसे पुरुष के अधीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो स्त्री को बाहर कर देता है नागरिकता के अधिकार से। रहे बात दास की, अरस्तु कहते हैं कि नागरिक बनने के लिए आप में सद्गुण होने चाहिए, लेकिन दास में तो सद्गुण की क्षमता ही नहीं होती। तो ऐसे में इसमें गुण ही नहीं होता, तो ये तो कैसे नागरिक बनेगा? फिर अन्य देशी को मना करते हैं। वो कहते हैं कि केवल यूनानी वासी ही नागरिक बन सकते हैं। आगे फिर पूछा गया कि क्या जन्म से नागरिक बन सकता है? तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं नहीं, कोई जन्म से भी नागरिक नहीं बन सकता। मान लीजिए आपने किसी को जन्म से नागरिक बना दिया, तो उसके मम्मी पापा का क्या होगा? उनको किस आधार पर आप नागरिक बनाओगे? तो जन्म के आधार पर नहीं। तो फिर अरस्तु से पूछा गया किस आधार पे, फिर क्या आधार होना चाहिए नागरिकता का? तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं नागरिकता का आधार कर्तव्य होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए।
फिर पूछा गया कैसे फंक्शन, कैसे कर्तव्य। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन के कार्यों में भाग लेता हो, किसी पद या पदवी पर हो, या फिर राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता रखता हो। अब आप में से काफी लोग पहले से ये समझते होंगे केवल जिसके पास पद है, जिसके पास संपत्ति है, केवल वो ही नागरिक बन सकता है अरस्तु के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनमें क्षमता भी है कि वो राज्य के कार्यों में भागीदारी ले सकते हैं, उनके पास इतना विवेक है, लेकिन वो भी किसी पद पर नहीं है, वे भी नागरिक कहलाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं कि नागरिक को विशेष अधिकार दिए जाएं। क्या क्या? न्याय के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक मामलों में मत का अधिकार। और ये अधिकार जो होंगे दास को नहीं होंगे, स्त्री को नहीं होंगे, और अन्य देशी को नहीं होंगे, फॉरेनर्स को नहीं होंगे। आगे अरस्तु कहते हैं कि जो विशेष अधिकार दिया जा रहा है कुछ लोगों को जो इस कर्तव्य को निभाएंगे, ये विशेष अधिकार जो है एक कर्तव्य के रूप में है। ये जिनको नागरिक बनाया गया उनको कर्तव्य है कि वो शासन को अच्छी तरह से चलाएं, शासन प्रणाली में, प्रशासन में, न्याय संबंधित विचारों में, सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने में अपना बेहतर योगदान दे, अपना कर्तव्य निभाए, जिससे राज्य में रहने वाले सभी प्राणी, चाहे फिर वो दास होगा, चाहे वो फिर स्त्री होगी, चाहे फिर अन्य देशी होंगे, चाहे वे फिर स्वयं होंगे, उन सभी को सदजीवन मिल सके, वो सभी एक सदजीवन की राह पर आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से अरस्तु अपने नागरिकता के विचारों को देते हैं। वो आगे कहते हैं कि देखो, स्त्री जो है पुरुष से हीन होती है, घरेलू मामलों में सर्वोत्तम होती है, और दास में तो कोई गुण ही नहीं होता, दास में गुण उत्पन्न करने की, पैदा करने की क्षमता ही नहीं होती, तो ऐसे में तो नागरिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि नागरिक बनने के लिए सद्गुण की आवश्यकता है। आगे फिर अरस्तु कहते हैं, आगे अरस्तु 2 कदम और आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता हो, वो कौन होगा? उसकी तुलना उन्होंने दास से की है। उन्होंने स्त्री की भी तुलना दास से की है, वो हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों कहते हैं वो। इससे पहले हम देख लेते हैं सोफिस्ट ने क्या कहा। हम जानते हैं उस समय सोफिस्ट, आपने सुना होगा, एक वर्ग हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि दास प्रथा अनुचित है और समाज द्वारा चलाई गई है, कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, इसको तो समाज चला रहा है अपने हित के लिए। तो आप बोलोगे ऐसे विचार तो हमने आधुनिक युग में देखे, आधुनिक समय में जब लिबरल साइज उदारवाद कहते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, समाज द्वारा चलाई गई, ऐसा प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए, जो सोफिस्ट थे ये उस समय के लिबरल लोग थे, उदारवादी लोग थे। फिर आप बोलोगे, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर उस समय क्यों बदलाव नहीं आया, जैसे हमें आज देखने को मिल रहा है कि उदारवादियों के आने के साथ साथ किस तरह से राज्य की भूमिका बदली, किस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार मिले, किस प्रकार से हमें अन्य प्रकार के अधिकार हमको मिले, फिर उस समय क्यों नहीं हुआ? तो ये बात है समय की। उस समय समय अनुकूल नहीं आया था, जैसे समय, हर एक चीज़ का समय होता है, हर विचार का एक युग होता है, तो वो युग उस समय तक नहीं आया था। तो ऐसे में सोफिस्ट कहते हैं दास प्रथा अनुचित है, ये समाज द्वारा चलाई गई है। ऐसे में अरस्तु कहते हैं नहीं, दास प्रथा जो है प्राकृतिक है और नैतिक औचित्य है इसका। अब प्राकृतिक कैसे है? प्राकृतिक इसमें कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को प्रकृति ने ही हीन बनाया है, तुच्छ बनाया है, जिनमें मानसिक क्षमताएं नहीं है, शारीरिक क्षमताएं लेकिन मानसिक क्षमताएं नहीं है। तो ऐसे में वो दास बनेंगे, और दास में यह सद्गुण नहीं होता, तो अगर स्वामी की सेवा करेगा तो स्वामी की सेवा करने से ही उसमें सद्गुण आ जाएंगे, मतलब अपने सद्जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएगा जब वो अपने स्वामी की सेवा करेगा और अपने सद्जीवन को प्राप्त कर पाएगा। तो इस प्रकार से उसका नैतिक औचित्य भी है। अब आगे अरस्तु कहते हैं कि जिनको आप नागरिक बोल रहे हो और जिनको आप दास या फिर शारीरिक श्रम करने वाला बोल रहे हो, उनमें क्या अंतर है?
क्यों केवल कुछ ही लोगों को अपने शासन का अधिकार या फिर नागरिकता का अधिकार दिया है? तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं, देखिए, शारीरिक जब श्रम किया जाता है तो उससे मस्तिष्क कुंठित होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप में से काफ़ी बच्चों ने ये अनुभव किया होगा कि जब आप पढ़ रहे होते हो और मम्मी बोल देती है कि जाओ बाज़ार से जाकर दूध ले आओ, तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है और मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। ऐसे मम्मी बोलती है आपकी कि 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, 10 मिनट में तू कौन सा आइंस्टीन बन जाएगा, जाकर दूध लिया। और आपको पता है कि आप दूध लेकर आओगे और दूसरे कार्य करने लग जाओगे, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगेगा। तो ऐसा ही अरस्तु कहते हैं। वो कहते हैं अगर आप शारीरिक श्रम करते हो, दैनिक जीवन के कार्यों को करते हो, तो ऐसे में आपका फिर मस्तिष्क फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, इसका विकास नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि शासन चलाने के लिए, शासन कार्यों के लिए बुद्धिजीवियों के पास पर्याप्त अवकाश होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए। समय और अवकाश किससे? शारीरिक श्रम से अवकाश होना चाहिए, शारीरिक श्रम से मुक्ति मिलनी चाहिए। उसको आप ये ना बोलिए कि आप जाकर खाना बनाइए, जाकर घर की व्यवस्था कीजिए, जाकर फसल काटिए, नहीं, ये सब आप उसको नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर वो ये सब करने लगेगा तो उसके पास समय नहीं बचेगा अध्ययन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं बचेगा। अरस्तु कहते हैं कि सभी जो कार्य हैं, जो भौतिक कार्य हैं, शारीरिक कार्य हैं, ये सभी दास को सौंप दिए जाएं, और दास को जब सौंप दिए जाएंगे तब जाकर इन बुद्धिजीवियों के पास समय बचेगा और ये शासन प्रणाली में अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे। आगे अरस्तु एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं यूनानी वासी ही केवल नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर पर्शिया की बात करें तो वहाँ के लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में नागरिकता के बारे में क्या सोचेंगे। वो फिर ऊषा प्रदेश के बारे में कहते हैं, बोलते हैं वहाँ पर लोगों में इतनी क्षमता ही नहीं है, लोग काफ़ी सुस्त हैं वहाँ पर, तो ऐसे में वो भी नागरिकता के और नागरिक संबंधित विचारों के बारे में सोचने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में केवल यूनानी वासियों को ही केवल वो नागरिकता के अनुकूल और नागरिकता की क्षमता रखने वाला बोलता है। वो ये भी कहता है कि जिस राज्य में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है वो भी राज्य अपने यहाँ पर नागरिकता का सिद्धांत विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए, नागरिक बनने के लिए लोगों में मेल होना चाहिए, आपसी मेल होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और वो कब होगा? जब कुछ ही लोग होंगे, राज्य की जनसंख्या काफ़ी कम होगी। तो ऐसे में वो पाते हैं कि हाँ, यूनान के जो नगर राज्य उनकी जनसंख्या कम है, तो कहते हैं जो नागरिकता है वो यूनानियों का ही गुण है, और यूनानियों में ही स्वतंत्र जन का गुण है, स्वतंत्र जन ही इसके उपयुक्त पात्र हैं। आगे अरिस्टोटल एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाला कोई भी व्यक्ति वो सभी दास हैं। वो व्यापारियों, उद्योग पतियों को भी वो दास की श्रेणी में रखते हैं, दास ही कहते हैं। वो नारी को, स्त्री को भी दास की श्रेणी में रखते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति या फिर जो समूह ऐसे कार्य कर रहा है, जो बार बार एक बंधे सांचे में रहकर कार्य कर रहा है, एक ही कार्य को बार बार दोहरा रहा है, वो सभी दास हैं। नागरिक वो है जो समाज की समस्याओं के बारे में सोचे, उनके निवारण के बारे में सोचे, शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाई जा सकती है उसके विषय में सोचे, और ये कार्य ऐसा नहीं है कि आप एक ही कार्य बार बार कर रहे हो। अब आगे हम अरस्तु के न्याय संबंधित विचारों के बारे में जानेंगे। तो मुख्यतः अरस्तु वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर प्लेटो से कंपेयर करें तो न्याय को हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि सामान्य न्याय को हम यूनिवर्सल जस्टिस भी कहते हैं, जिसके बारे में प्लेटो बात करते हैं। और या फिर विशिष्ट न्याय, इंडिविजुअल और या फिर स्पेसिफिक जस्टिस, जहाँ पर अब अरस्तु बात करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि एक वितरण न्याय है और एक प्रतिवर्ती न्याय है। वितरण न्याय क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
इसमें क्या होगा, पद, पदवी, पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। और किस आधार पर किया जाएगा? तो अरस्तु कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सबको समान पद, पदवी, पुरस्कार दिए जाए, इक्वालिटी कर दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सद्गुणों के आधार पर वितरण किया जाएगा। जिसमें जितने ज़्यादा सद्गुण होंगे उसको उतने पद, पदवी या फिर पुरस्कार दिए जाएंगे। और एक कार्य क्या होगा, विधायक के विचार क्षेत्र में आएगा, लेजिस्लेटर का काम होगा। कानून प्रणाली इसके द्वारा बनाई जाती है उनका काम होगा, पार्लियामेंट का काम होगा। प्रतिवर्ती न्याय की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं, एक तो कॉम्यूटेटिव जस्टिस और एक है रेट्रिफिकेटरी जस्टिस। कॉम्यूटेटिव जस्टिस में क्या होगा, लेन देन की बात होगी। यहाँ पर राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि जो लेन देन हो रहा है किसी भी वस्तु का, उसमें किसी को हानि ना हो, दोनों ही पलड़े बराबर रहे, किसी को हानि ना हो। इसे विनियम न्याय भी कहते हैं। और दूसरा रेट्रिफिकेटरी जस्टिस, ये आपराधिक मामलों के लिए है। आपराधिक मामले कैसे, जैसे जमीन से संबंधित मामले, संपत्ति से संबंधित मामले। ऐसे मामलों में अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। और ये दोनों ही न्याय जो है न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आएंगे। तो इस प्रकार से अरस्तु न्याय के सिद्धांतों को देते हैं। आगे अरस्तु क्रांति पर भी बात करते हैं। क्रांति के दो अर्थ निकालते हैं कि क्रांति कब होगी। तो अरस्तु के अनुसार अगर संविधान में परिवर्तन आता है, अब ये संविधान हमने कल भी जाना कि जब अरस्तु संविधान की बात करते हैं या फिर शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो इन दोनों शब्दों को वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो संविधान में अगर परिवर्तन होता है तो अरस्तु के अनुसार ये क्रांति है। संविधान में परिवर्तन कैसे, एक रूप से दूसरे रूप, अगर वो राजतंत्र है और कुलीन तंत्र या फिर अभिजात तंत्र में तब्दील हो जाती है तो क्रांति है। अगर वो सामान्य कोटि से भ्रष्ट कोटि में भी परिवर्तित होती है तो भी वो क्रांति है। सामान्य कोटि, भ्रष्ट कोटि क्या, सामान्य कोटि में क्या होता है, सेल्फ स्टेट इंटरेस्ट में काम करता है शासक, और भ्रष्ट कोटि में सेल्फ इंटरेस्ट में। तो अगर राजतंत्र से वो अत्याचारी तंत्र में तब्दील होती है तब भी क्रांति है। अभिजात तंत्र से वो ओलिगार्की, कुलीन तंत्र में, गुट तंत्र में बदलती है तो वो भी क्रांति है अरस्तु के अनुसार। दूसरा वो कहते हैं अगर सत्ता में भी परिवर्तन होता है, मान लीजिए अगर ये पार्टी ए सत्ता में है, पार्टी बी भी आ जाती है, तो इसको भी क्रांति मानते हैं। लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं होता, आज के समय में तो सत्ता परिवर्तन होती रहती है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी अगर परिवर्तन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, तो उसको भी क्रांति नहीं मानी जाती। तो कहते हैं अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष के पास सत्ता जाती है उसमें भी, उसको भी क्रांति कहते हैं अरस्तु। तो आप देख पा रहे होंगे कि अरस्तु बेसिकली ये कहना चाहते हैं अगर राज्य में कोई पत्ता भी हिलता है तो भी क्रांति है, एक पत्ता भी राज्य में नहीं हिलना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये अरस्तु का जो समय था, सुकरात का जो समय था, प्लेटो का जो समय था, उस समय यूनान में काफ़ी अस्थिरता थी। नगर राज्य वहाँ के पतन की तरफ बढ़ रहे थे, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, पतन की तरफ बढ़ रहे थे, समृद्धि नहीं आ रही थी और आम जीवन सदजीवन में तब्दील नहीं हो रहा था। तो समझ में आता है अरस्तु जो है काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी संकोच में है कि थोड़ा सा भी परिवर्तन गलत होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि स्थिरता ही आ पाए, बस स्थिर हो जाए चीज़ें, बाकी बातें बाद में देखेंगे। आगे में अरस्तु कहते हैं क्रांति का कारण क्या है। तो क्रांति का कारण है वर्तमान की स्थिति से असंतोष। आप खुश नहीं हो, कुछ गतिविधि हो रही है, आप खुश नहीं हो, और असंतोष क्यों होगा, अगर आपके साथ विषमता, इनइक्वालिटी होगी या फिर अन्याय होगा। साधारण एग्जाम्पल, अगर आप घर में बड़े हो और छोटों को ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जा रहा है, आपको कुछ लाड़ प्यार ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, तो आपको एक इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की भावना आएगी आपके मन में, और आप विद्रोह करने के सोचोगे कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। तो ऐसे में जब बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे में वो विद्रोह की जो भावना उसमें आती है, इन्हीं चीज़ों को लेकर आती है कि जो दूसरे उसके भाई बहन है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, मुझे नहीं दी जा रही। तो इस प्रकार से क्रांति को बताते हैं अरस्तु।
आगे वो डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन्स की बात करते हैं। स्वर्णिम मध्यमान मध्य मार्ग का सिद्धांत, ये नीति शास्त्र के संदर्भ में विकसित किया गया था। और इसमें अरस्तु कहते हैं कि हमें एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब अगर हम मानव स्वभाव की बात करें तो उससे इतना भी रूढ़ या फिर इतना भी कठोर नहीं बनना चाहिए उसके पास कि कोई आए भी ना, और इतना भी उसे सॉफ्ट या हंसमुख नहीं होना चाहिए कि कोई उसको सीरियस ना ले। उसे दोनों ही स्वभाव में, दोनों ही भावना में एक सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। समय अनुसार उसे थोड़ा कठोर भी होना चाहिए, समय अनुसार उसे थोड़ा नरम भी होना चाहिए। जैसे राज्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो राज्य प्रणाली में वो बोलते हैं कि ना ही अभिजात तंत्र पूरी तरह होना सही है, ना ही बहुतंत्र पूरी तरह होना सही है। एक मिश्रित संविधान निकल कर आए जहां पर कुछ लोग शासन करें और जन सामान्य की अनुमति से शासन करें। तो इस प्रकार से हमने अरस्तु को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा, इसके सभी मुख्य सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आगे एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें हम सभी फैक्ट्स जो हैं, हालांकि हमने सारे फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, और जो फैक्ट्स हैं जैसे अरस्तु की बुक्स, अरस्तु के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा, दूसरे विचारकों ने क्या कहा, अरस्तु की मुख्य स्टेटमेंट्स क्या हैं, उन सभी का भी हम एक वीडियो में वर्णन और चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।